हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो देखिए, विशाखा दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित काफ़ी जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा है, नंदराज का पुत्र। इसके अतिरिक्त वृषल और कुलहीन भी कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा है। तो देखिए, सेंड्रोकोट्स यहाँ पर यूज हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। जस्टिन ने चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। और यहाँ पर जो सेंड्रोकोट्स शब्द है ये चंद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी जो सबसे पहले पहचान की थी यह की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सबसे पहले पहचान की कि जस्टिन के द्वारा जो सेंड्रोकोट शब्द है यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के साथ साथ महामंत्री और प्रधान पुरोहित भी थे। प्रधान पुरोहित भी थे। इनको इतिहास में चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, कौटिल्य या चाणक्य किसकी एक फेमस पुस्तक है, अर्थशास्त्र। इसमें हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है। अर्थशास्त्र में हमें तात्कालीन समय की राजनीतिक नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए, पटना के निकट एक तो है बुलंदी बाग, बुलंदी बाग, और एक है कुम्भहार। यहाँ से उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ पर हमें मौर्य काल के बहुत विशाल लकड़ी के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो बुलंदी बाग है यहाँ से तो हमें परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए, और कुम्भहार से हमें राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है सी, अर्थात लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो देखिए, यहाँ पर अलेक्जेंडर है वो सिकंदर को कहते हैं, और सिकंदर ने सेल्यूकस को सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर की, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों की लड़ाई हुई थी 305 ईसा पूर्व में। इनके मध्य में युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने हार के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए, जिसमें एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिस्टाई, ये 4 प्रांत दिए हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी दिए। साथ ही इसने अपने एक राजदूत था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया, जिसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इससे हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। तो देखिए, डीमेकस को डाईमेकस भी कहा जाता है, डाईमेकस। और ये सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, और इसे एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के दरबार में, मेगस्थनीज के स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात बिंदुसार।
क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें अशोक का जो नाम है या तो देवनाम प्रिय मिलेगा या देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी मिलेगा, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या सुंदर दिखने वाला। तो इस बात से ये संकेत मिलते हैं कि जो अशोक की जो रुचि थी या आस्था थी वो हिंदू धर्म में भी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात देवनाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसकी जानकारी मिलती हमें सिंहल अनुश्रुति है, दीपवंश और महावंश से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अर्थात 2 और 3, दीपवंश और महावंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्थवाह किसे कहते हैं। तो देखिए सार्थवाह मौर्य काल में कहा जाता था, व्यापारियों के जो काफिले होते थे उनको कहा जाता था और इसकी जो जानकारी है वो मिलती है हमें अर्थशास्त्र से, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो देखिए अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, तीसरा जो शिलालेख है, इससे हमें उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की जानकारी मिलती है, जिसमें जो सबसे पहला है वह युक्त है, ये जिला अधिकारी होता था और इसका जो मुख्य काम था वह राजस्व वसूल करना होता था। दूसरा प्रादेशिक है, ये मंडल अधिकारी होता था, मंडल का प्रधान होता था। और तीसरा है राजुक, इसका मुख्य कार्य होता था भूमि की पैमाइश करना, भूमि की पैमाइश करना। तो इसमें जो 3 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में अग्रहारिक का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात अग्रहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारनाथ का स्तंभ निर्माण किया था। तो देखिए सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। इसके ऊपर एक सिंह का प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक होता है शक्ति का, और इस प्रतिकृति को भारतीय प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है सांची के स्तूप को, और इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए स्तंभलेख, दूसरे हो जाएंगे शिलालेख और तीसरे होंगे गुहालेख। तो इनके जितने भी अभिलेख हैं ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं, एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा। ये जो दोनों अभिलेख हैं ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखिए अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप, उनके द्वारा पढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। तो देखिए अशोक का जो नाम है वो अधिकतर अभिलेखों में आपको देवनाम मिलेगा, देवनाम या देवनाम प्रियदर्शी मिलेगा। लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं, एक तो है मास्की का और दूसरा है गुर्जरा का अभिलेख, और ये दोनों ही लघु शिलालेख हैं। इन दोनों शिलालेखों में आपको अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अर्थात मास्की का लघु शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 17 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो देखिए अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू शिलालेख में। ये बैराट जयपुर राजस्थान में स्थित है और इस अभिलेख से अशोक के जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी है, अर्थात भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात अशोक का जो मन है वो द्रवित हो गया उस हिंसा को देखकर, और उसने युद्ध को त्याग कर धम्म को ग्रहण कर लिया
और इस युद्ध की जानकारी मिलती है हमें 13वें शिलालेख से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए है, अर्थात 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो देखिए, मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन किया है, यह किया है मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका में। इसमें जो 7 वर्ग बताए गए हैं वो है, एक तो है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है योद्धा, पांचवा कारीगर, छठा है निरीक्षक और जो 7वां है वह है मंत्री। इस प्रकार से इंडिका में 7 वर्गों का विभाजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, अर्थात मेगस्थनीज की इंडिका में। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची 1 है, इसमें जो ए पे दिया हुआ है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त को जाना जाता था सेंड्रोकोट्स के नाम से। इसका उल्लेख यूनानी लेखक जस्टिस ने भी किया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के सामने हम लिख देंगे 2। बी में दिया हुआ है बिंदुसार। तो देखिए, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और ये नंबर 3 पे दिया हुआ है। तो बिंदुसार के सामने हम 3 लिख देंगे। सी पे दिया हुआ है अशोक, और अशोक को प्रियदसी या देवनाम प्रियदसी के नाम से जाना जाता है। उसके अभिलेखों में उसे इसी नाम से कहा गया है। तो ये 1 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। डी में दिया हुआ है चाणक्य। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। तो देखिए, 2, 3, 1, 4 दिया हुआ है ऑप्शन सी में। 2, 3, 1, 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कैप्स एजुकेशन पर मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।